सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी। आज मैं आप सभी को आपका चौथा अध्याय करवाऊंगी, बाकी बाकी धूप, जो कि एक प्यारी सी कविता है। आपको इस कविता को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इस कविता में धूप के बारे में बताया गया है कि धूप को इसमें कवि ने धूप को इंसान की भांति दर्शाया है। जैसे इसमें कुछ शब्द आए हैं, झांकी, बाकी, मेड़, टांकी, ऐसे मिले जुले शब्द हैं। इनका कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। किसी के घर के पास बाजार है और किसी के घर के पास स्टेशन, लेकिन ऐसी एक चीज़ है जो सबके घर पहुंचती है, वह है बाकी बाकी धूप। बाकी बाकी का अर्थ क्या होगा बेटा? यहाँ पर सुंदर सुंदर धूप। यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दार्थ पर चलेंगे। झांकी, झांकी मैंने झांकना। बाकी बाकी सुंदर, ईख गन्ना। खिड़की ज्यों ही खुली कि आकर अंदर झांकी धूप। जैसे ही कवि अपने घर के दरवाजे खोलता है तो सबसे पहले किसने अंदर आकर झांका? धूप ने। आकर बैठ गई सोफे पर बाकी बाकी धूप। और धूप अचानक कहाँ आकर बैठ गई? सोफे पर। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा या खिड़की खोलते हैं तो सामने जो भी चीज़ पड़ी होती है, सबसे पहले धूप वहीं पर आकर रुक जाती है और उसका उजाला सब जगह फैल जाता है। और सुबह की धूप तो आपने देखी होगी। सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो लाल लाल किरणें हैं वो प्रकृति की हर एक वस्तु पर पड़ती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो उसी तरह कवि ने यहाँ पर धूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बैठ मज़े से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने। और धूप आकर बैठकर सबसे बढ़िया चीज़ क्या करने लग गई? वो मज़े से पन्नों को, रंग बिरंगे जो पन्ने पड़े हुए थे उनको क्या करने लगी? पलटने लग गई। पलट चुकी तो बोली, जब उसने रंग बिरंगे पन्नों को उलट दिया, पलट दिया, तो फिर वो क्या बोली कि आओ चलो पकाएं गन्ने, कि चलो हम गन्ने पकाने चलते हैं। तो बेटा आप सभी को भी पता होगा कि जो हमारे ईख की जो फसल होती है वो सबसे ज़्यादा कब पकती है? जब उसके ऊपर धूप पड़ती है। तो वो क्या लगी? ईख को पकाने निकल पड़ी। आगे देखो, फिर वह रुककर एक मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की। फिर उसने क्या किया? एक मेड़ पर रुक गई। खेतों में छोटी छोटी मेड़ें बनी होती हैं जिन पर हम चलते हैं। उस मेड़ पर रुककर, मेड़ क्या होती है? कांटों या झाड़ी की पट्टी। एक मेड़ अलग भी होती है और यहाँ पर मेड़ कैसे बनाई गई? कांटों या झाड़ी की पट्टी, जैसे कि जिसे फसलों की पशुओं से रक्षा की जा सके। फिर वह रुककर एक मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की। उसने क्या किया? मटर की उंगली पकड़ ली। यहाँ पर इंसान के तौर पर धूप का वर्णन हुआ है और जैसे हम हमारे माता पिता या हमारे जो सगे संबंधी हैं उन सभी के उंगली पकड़कर चलते हैं, उसी प्रकार धूप ने मटर की उंगली पकड़ ली और बातें करने लगी इस तरह, और एक दूसरे से बातें करने लगी चने और अरहर की। दाने दाने पर हो जैसे टाँकी टाँकी धूप। टाँकी टाँकी का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे हम? थोड़ी थोड़ी। तो चने और अरहर की बातें करने लगी, जैसे कि धूप, जो थोड़ी थोड़ी धूप, फसल जो खड़ी हुई थी हमारी चने और अरहर की, उसके प्रत्येक दाने दाने पर थोड़ी थोड़ी धूप आ गई हो। बैठ गई क्यारी में ऐसे बाह पकड़ सरसों की। और यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि एक इंसान की तरह एक इंसान की तरह धूप ने भी सरसों की क्या पकड़ ली है? बाह पकड़ ली है। जैसे हम हमारे दोस्तों की बाह पकड़ लेते हैं और बैठ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर धूप ने सरसों की बाह पकड़ ली है और क्यारी के अंदर बैठ गई। बिछुड़ी हुई मिली हूँ जैसे, और इस प्रकार से बातें करने लगी जैसे बहुत बरसों से। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सखियाँ बरसों की, जैसे 2 सखियाँ बरसों की। जैसे हम भी हमारे दोस्तों से, अभी आपने देखा है हमारा लॉकडाउन चल रहा और हम हमारे दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम हमारी सहेलियों से, हमारे दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब ये हमारे स्कूल खुलेंगे, तो जब हम हमारे दोस्तों से मिलेंगे, हमारे फ्रेंड्स जो हैं हम उनसे मिलेंगे,
तो एक अलग ही रौनक होगी हमारे चेहरे पर, एक अलग ही खुशी होगी और हम इतने ज़ोर से गले लगकर मिलेंगे जैसे कि हम बहुत सारे वर्षों से एक दूसरे से बिछड़े हुए हों। इसी प्रकार जो धूप है उसने सरसों की बाह पकड़कर एक दूसरे के साथ गले मिलकर ऐसे मिल रही हैं जैसे कि वो वर्षों से बिछड़ी हुई हो। घूम रही हो क्यारी क्यारी डांकी डांकी धूप, और धूप बड़े मज़े से एक क्यारी से दूसरी क्यारी में घूम रही है। जैसे जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खुला छोड़ दिया जाए तो कभी यहाँ कभी वहाँ पर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार हमारी जो धूप है, नटखट धूप है, वो कहाँ कहाँ घूम रही है, यहाँ वहाँ सब जगह घूम रही है। यह बच्चों कविता कवि दामोदर अग्रवाल जी ने लिखी है। बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता के अंदर कवि ने धूप का वर्णन तो किया ही है और हमें जो सर्दी की है फसलों के बारे में भी बताया है, जैसे ईख, मटर, चने और अरहर, इन सभी की कवि ने यहाँ पर बातें की हैं। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि हमारे घर में जो चीनी और गुड़ का प्रयोग होता है चाय बनाने में या फिर खीर वगैरह मीठी करने में, पानी मीठा करने में, और गुड़ तो हम बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो वो सब किससे बनता है? गन्ने से बनता है। आपने बड़ी बड़ी मिलें देखी होंगी, जैसे गन्ना मिल जहाँ पर चीनी की मिलें जहाँ पर चीनी बनती है, तो वो किससे बनती है? गन्ने से बनती है। और यहाँ पर देखो बच्चों, ये लिखा है दूसरे विषय से जोड़कर। दूसरे विषय से जोड़ करके यहाँ पर एक साइंस का प्रश्न भी बनता है, विज्ञान का प्रश्न भी बनता है। धूप हमारे क्या काम आती है? धूप पेड़ों के लिए क्या काम देती है? तो धूप पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप के बिना वे अपना खाना नहीं बना सकते। आपको पता होगा कि धूप अपना जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य की रोशनी से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। इसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? धूप के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। चलिए बच्चों, आगे अभ्यास दिया गया है, इसमें थोड़ी सी बातें, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। अगर किसी दिन धूप न निकले तो हम कौन कौन से काम नहीं कर पाएंगे? ये तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि हम कौन कौन से काम नहीं कर पाएंगे। धूप तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप के बिना तो मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, धूप और सरसों को सखी क्यों कहा गया होगा? अरे धूप और सरसों को सखी क्यों कहा गया? क्योंकि धूप सरसों पर आत्मनिर्भर होती है और सरसों धूप पर आत्मनिर्भर होती है। सरसों तभी आगे मतलब फलेगी फूलेगी जब उसको धूप मिलेगी। आगे भी बच्चों बहुत सारे ये जितने भी प्रश्न हैं हमारे मैंने आपको ये PDF तैयार कर दी है, उसके अंदर लिख दिए हैं। आप उनको अपनी कॉपी में अच्छे से उतारना और अच्छे से याद भी करना। यहाँ पर शब्दों का पिटारा, इस पे शब्दों का पिटारा में हम चलते हैं। समीर चित्र बनाता है या समीर एक चित्रकार है, बात तो एक ही है, परंतु जो सबसे प्रभावशाली जो वाक्य है वो कौन सा लगा हमें? समीर एक चित्रकार है। यहाँ पर उसको एक चित्रकार के रूप में दर्शाया गया है। तो उसी तरह कई बार भाषा को प्रभावशाली और आसान बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे वेरोनिका बहुत सुंदर चित्र बनाती है, तो यहीं पर हम लिख लेंगे कि यहाँ पर उसको क्या नाम दिया गया है? वेरोनिका एक चित्रकार है, तो उसने चित्रकार के रूप में यहाँ पर उसको हमने क्या बना दिया? चित्रकार। ठीक है, जैसे हर्ष बहुत अच्छा गाना गाता है, तो यहाँ पर एक ही वाक्य सिंपल बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो हम क्या कहेंगे? हर्ष एक अच्छा गायक है। ठीक है, तो बच्चों नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। यहाँ पर शहर में रहने वाला, जिसे गिना न जा सके, साथ पढ़ने वाला, ये सभी मैंने आपकी PDF में लिख दिया है और अच्छे से आपकी PDF तैयार हो गई है, आप उसमें से कीजिएगा। अभी हम चलते हैं संख्या पर। अभी हम कहाँ चलते हैं? संख्या पर चलते हैं। संख्या बच्चों हमने 3rd जो लेसन था हमारा, उसमें हमने संख्या की परिभाषा पढ़ी। संख्या क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संख्या कहते हैं। वस्तु, कोई भी वस्तु हुई, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हुआ उसका नाम, स्थान या भाव के नाम को संख्या कहते हैं।
जैसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो थर्ड लेसन था उसमें अच्छे से हमने संख्या के बारे में पढ़ा। और अब हम संख्या के भेदों पर चलते हैं। संख्या के कितने भेद होते हैं? संख्या के 3 भेद होते हैं। संख्या के भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान है। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होगा। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत जैसे व्यक्तिवाचक संख्या जिसमें नाम का ही बोध होता है। जैसे राम, यमुना, दिल्ली, ये सभी किसी न किसी के नाम हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है और दिल्ली किसी शहर का नाम है। अब हम चलते हैं, जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संख्या कहते हैं। जिसमें जाति और वर्ग का हमें बोध होता है, एक वर्ग विशेष का बोध होता है, एक जाति विशेष का बोध होता है, वहाँ कौन सी संख्या आएगी? जातिवाचक संख्या। जैसे पेड़, पर्वत, नदी। तो बेटा यहाँ पर कोई स्पेशल पेड़ की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेशल पर्वत की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेशल नदी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल और केवल जाति का ही बोध हो रहा है। जैसे अगर हम कहते हैं नीम, पीपल, ये तो स्पेशल नाम हो गए। जैसे नीम का वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर नीम का वृक्ष, यहाँ पर जो नीम है, नीम हमारे लिए एक उपयोगी वृक्ष है। यहाँ पर नीम तो एक स्पेशल, एक विशेष पेड़ का नाम हो गया, तो हम इसको व्यक्तिवाचक संख्या में रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम लिखें कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, तो पेड़ जो शब्द है वो यहाँ पर जातिवाचक संख्या के तौर पर लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाववाचक संख्या में। भाववाचक संख्या, भाववाचक संख्या जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा है भाववाचक संख्या, जिसमें भाव निकल कर आ रहे हो। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या हैं? ये सभी एक भाव हैं। आधे गुण हैं, कोई दोष है या फिर कोई दशा है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, गरिमा, कालिमा। ये सभी बेटा, जैसे गरिमा यहाँ पर शब्द है जो वो अच्छाई के तौर पर लिया जाता है, अच्छा माना जाता है उसको। और कालिमा जैसे ये भी एक गुण बताया गया है। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से किए हैं? संख्या के 3 भेद किए हैं, व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या। अब बच्चों हम यहाँ पर जो इसमें दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संख्या शब्दों को पहचान कर लिखें। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपना काम किसे करना चाहिए? ईमानदारी से। तो यहाँ पर जो ईमानदारी है वो हमारा गुण है, तो ये भाववाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। मेरे पास कहानियों की एक नई पुस्तक है। यहाँ पर कहानियों की एक नई पुस्तक है। यहाँ पर जो पुस्तक है वो क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर पुस्तक का विशेष नाम नहीं दिया गया है, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। ठीक है बच्चों, आज का हमारा ये लेसन इतना ही हम करेंगे। और अगर आपको इस पाठ में कोई भी समस्या होती है तो आप सभी मुझसे असल में तो आपको इसी में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी भी कहीं पर कमी लगती है या आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।